नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और कल आम बजट भी पेश कर दिया जाएगा। लेकिन बजट सत्र से नई संसद में ये पहला बजट सत्र होगा और इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये जो सारे सांसद हैं जो चुनकर आए हैं देश में, इनको एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के एक साथ मिलकर देश के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो भावुक हुए, वो जरा सुनिए। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। 10 सालों से तो हम यही देखते आए हैं, संसद के अंदर और संसद के बाहर के प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी यही कहते रहे कि एक अकेला सब पर भारी। प्रधानमंत्री खुद भी सदन में उन्होंने कई बार कहा कि एक अकेला सब पर भारी है और उन्होंने ये भी कहा कि भाई उनका जो 56 इंच वाला भी बयान था वो भी इसी तरीके का था। लेकिन इस बार तस्वीर बदली नजर आ रही है। 10 साल से जितने भी संसद सत्र हुए हैं उसमें विपक्ष इस बात की शिकायत करता रहा है कि सत्ता पक्ष उसकी आवाज दबा दे रहा है, माइक बंद कर दे रहा है, विपक्ष का गला घोट रहा है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाई गई संसद में। देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री के लोकतांत्रिक अधिकारों को जब्त कर लिया गया। किसने किया भाई? वो कह रहे हैं विपक्ष ने कर लिया। ऐसा इतने ही संसद बदल गई है क्या? ऐसा क्या हो गया संसद के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री किसी महत्वपूर्ण मसले पर बोल रहे हो और 2.5 घंटे तक विपक्ष एक तरीके से उनकी वॉइस अरेस्ट कर ले। आपको ध्यान होगा संसद का जो पिछला सत्र हुआ था, जो पहला सत्र था इस नई लोकसभा में और 2024 के चुनाव के बाद, उसमें 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री बोले और विपक्ष मणिपुर 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 के नारे लगा रहा था। प्रधानमंत्री उसी का रेफरेंस दे रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा हुआ है कहीं लोकतांत्रिक देश में कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री के बोलने का अधिकार को छीन लिया जाए। तो क्या संसद के अंदर इतना सब कुछ बदल गया है? और बदला है सिर्फ लोकसभा के एक चुनाव ने, तो 2024 में हुआ है। क्या उस चुनाव ने ये संकेत दे दिया है कि जो सरकार, जो प्रधानमंत्री इतने ताकतवर नजर आते थे, वो खुद एक तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है संसद में, उनकी आवाज को घोटने का काम किया है विपक्ष ने। खैर, ये बात ठीक नहीं, विपक्ष ने ऐसा किया तो बहुत खराब बात है। ये संसद का जो आज आगाज हुआ उसका ये पहला मुजाहिरा था और दर्शकों को बताना जरूरी था कि जो प्रधानमंत्री सदन के अंदर कहते हो कि एक अकेला सब पर भारी, आज वो इस मुद्रा में थे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि भाई 2.5 घंटे तक हमें बोलने ही नहीं दिया। बहुत खराब बात है, विपक्ष को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के वो सम्मानित प्रधानमंत्री हैं और अगर उनकी आवाज़ को ही आप घोट देंगे, उनकी आवाज़ को ही नहीं जनता देशवासियों तक पहुंचने देंगे, तो कैसे काम चलेगा? बहुत खराब बात है। खैर, हम वापस मुद्दे पर आते हैं और आज का मुद्दा हमारा जो है वो संसद में एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया। इस पर प्रश्नकाल भी हुआ। कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, परीक्षा सिस्टम में धांधली की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी को छोड़कर। इसके बाद सदन में ठहाके लगे। राहुल ने कहा कि मेरा शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पेपर लीक को लेकर सिर्फ नीट के संबंध में बात नहीं हो रही यहाँ पर, बल्कि सारी परीक्षाएं 7-10 साल के अंदर जो परीक्षाएं बहुत सारे पेपर लीक हुए उनकी बात हो रही है और यह एक गंभीर विषय है। गृह मंत्री सबको दोषी मान रहे हैं लेकिन खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा परीक्षा
तंत्र ही फ्रॉड है। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया, गृह मंत्री माफ़ कीजिएगा शिक्षा मंत्री से उन्होंने सवाल किया, और राहुल के इस बयान के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भड़क गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे एग्जाम सिस्टम को फालतू करार दिया है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान हो नहीं सकता। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि इस तरीके के बयान से नेता प्रतिपक्ष को बचना चाहिए, क्योंकि ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भारत की जो परीक्षा प्रणाली है, अगर नेता प्रतिपक्ष उसको फ्रॉड कहते हैं तो इसका असर उन तमाम छात्रों पर जाएगा जो इस परीक्षा प्रणाली से पढ़कर आगे निकले हैं और विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। देश की छवि खराब होगी। तो कुल मिलाकर संसद में आज नीट को लेकर जो मसला हुआ वो पूरे परीक्षा तंत्र पर आकर टिक गया, और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरा परीक्षा तंत्र अमीर लोगों की मुट्ठी में है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी परीक्षा निकाल लेंगे, नौकरी पा जाएंगे, नीट में क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं ये पढ़ाई आप कर सकेंगे, लेकिन आपके पास दाम होने चाहिए, रुपया होने चाहिए। तो ये गरीबों की परीक्षा मतलब गरीबों का सिस्टम नहीं रहा, ये अमीरों का सिस्टम हो गया है, और पैसे हैं तभी इस वैतरणी को पार कर पाएंगे आप। और पूरे सिस्टम को भी राहुल गांधी ने फ्रॉड कहा। तो आज चर्चा हम मंथन में इसी बात पर करेंगे कि क्या पूरा परीक्षा तंत्र ही फ्रॉड है। अब सदन के अंदर की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी लोकसभा में सदस्य संख्या के लिहाज से, उन्होंने भी कहा कि भाई ये पेपर लीक होते ही रहेंगे, अब पेपर लीक सरकार है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लोकसभा में राहुल गांधी और बनाम धर्मेंद्र प्रधान वो क्या रहा और अखिलेश यादव ने क्या कहा, इसको जरा आपको सुना देते हैं। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. Okay. मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए। मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ कह रहे हैं लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है। नीट क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और काफ़ी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी।
अध्यक्ष महोदय, मुझे आप इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है आप कि प्रश्न पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मंत्री जी रहेंगे तो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। यानी परोक्ष रूप से अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांग लिया कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी आंखें बंद किए हुए हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अपनी छोड़ के दुनिया की गलती वो गिना रहे हैं कि इनकी गलती उनकी गलती, कांग्रेस ने किया था, यूपीए सरकार में हुआ था। अपनी बातें वो नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि ये मुद्दा हम उठाते रहेंगे, छात्रों का मुद्दा है, ये बड़ी बात कही है और डिस्कशन होना चाहिए, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। आज कई मुद्दे थे, एक ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था नीट का। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूछा कि भाई ये बताओ सरकार से, और कि ये तो 4 तारीख से पहले पेपर लीक हुआ था, 4 तारीख को लीक हुआ था, उससे पहले भी लीक हुआ था, तो आप लीपापोती क्यों कर रहे हो कि नहीं नहीं परीक्षा होने के बाद ही लीक हुआ? 5 तारीख को परीक्षा हुई है, 5 मई को, और 4 मई को लीक हो चुका था, तो अब क्या कसर है? कल भी इस पर सुनवाई है। उम्मीद है कि कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट छात्रों के हक में देगा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा छात्रों को न्यायपालिका से उम्मीद है। बहुत मामला उलझ गया है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मसला कांवड़ यात्रा को लेकर था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई कि दुकानदारों जो ठेले वाले, खोमचे वाले, उनकी नेम प्लेट नहीं लगेंगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी करके पूछा है कि भाई ये प्रेस विज्ञप्ति है, आदेश है, अखबार के लिए है, या आपने कोई सरकारी राजज्ञा जारी की थी, क्या मसला है? और जज साहबा ने ये भी कहा कि भाई अब ये बात इस पर होनी चाहिए कि कितनी व्यवस्था है, बात इस पर होनी चाहिए कि सफाई कितनी है खान पान में, बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि वो किस जाति का, किस धर्म का ठेला है, किस जाति धर्म का वो है। एक जज साहब ने तो कहा कि भाई मैं केरल में एक शहर में था, वहाँ मैंने 2 दुकानें देखी, एक हिंदू चलाता था, एक मुसलमान चला था, दोनों शाकाहारी होटल थे, मैंने मुसलमान के शाकाहारी होटल में खाना खाया। तो ये अलग तरीके से है। विपक्ष कह रहा है कि दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है उसको लेकर एक संदेश सरकार देना चाहती थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देना चाहते थे, उन्होंने दे दिया, उनका काम खत्म हो गया। खैर ये मुद्दा भी आज चर्चा में था, इसलिए हर की चर्चा कर दी, लेकिन हमारा जो फोकस है वो यही है कि विपक्ष ने, संपूर्ण विपक्ष ने कहा कि भारत का पूरा परीक्षा तंत्र ही फ्रॉड है। बहुत सारे सवाल उठेंगे इससे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कह दी है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि मनोज सैनी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो भी यूपीएससी के चेयरमैन थे अपने समय से पहले। इससे पहले एनटीए के चेयरमैन बहुत सारे लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो क्या पहले इस्तीफ़ा दे के अपने गुनाहों से बच जाएंगे लोग सारे? यूपीएससी के जो बहुत सारे मतलब यूपीएससी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, और मनोज सैनी का इस्तीफ़ा देना, अभी 29 तक उनका कार्यकाल था, उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया निजी कारणों से। तो जो लोग बार बार इस बात को इंगित कर रहे थे कि क्या यूपीएससी के अंदर में कोई घपला घोटाला है क्या, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च और बहुत पवित्र एग्जाम है। मनोज सैनी के इस्तीफे को भी जोड़कर इस तरीके से देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जपेंद्र जी स्वागत, धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर हिलाल नकवी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के,
तनुज जी आपका भी बहुत स्वागत। और हरिकेश बहादुर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत हरिकेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हरिकेश जी दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, सदन और संसद को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ नीट के एक अभ्यर्थी भी जुड़ेंगे। वास्तव में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कुंवर जपेंद्र, विपक्ष ने, संपूर्ण विपक्ष ने पूरे परीक्षा तंत्र पर ही सवाल उठा दिया है। वो कह रहा है कि भारत का परीक्षा तंत्र जिसके हाथ में मुद्रा है, जिसके हाथ में पैसा है, वही इस परीक्षा तंत्र में अपने बच्चों को पढ़ा सकता, लिखा सकता है। और संसद से लेकर सड़क तक आज एक बार फिर गर्मा गर्मी नीट के मुद्दे पर पहले दिन संसद आज जो बजट सत्र है उसमें जब शुरू हुई तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इससे पहले एक बड़ा अहम सवाल मुझे भी बड़ा अटपटा लगा, वो आपसे ज़रूर करूँगा सवाल, कि संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सब जितने लोग चुनकर इस देश में आए हैं, पक्ष विपक्ष, इनसे उबर कर देश के निर्माण में कार्य योजना बनाइए और सब लोग मिलकर काम करिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी ही बातों का गला घोट दिया। मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि दुनिया के सबसे ताकतवर कुछ नेताओं में शुमार, भारत के सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय नेता जो सदन में कहते थे एक अकेला सब पर भारी, वो आज सदन शुरू होने से पहले कह रहे हैं, बड़े भावुक हो रहे हैं, उनकी आवाज़ भर रही है। आपने अगर सुना होगा, हमने तो अभी सुना इस कार्यक्रम में, वो कह रहे हैं कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का ही गला घोट दिया, उनकी बातों का, उनके बयान, उनकी प्रमुख बातों को जाने नहीं दिया, उसी का गला घोट दिया। प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य थे उसी का गला घोट दिया। और घोटा किसने? विपक्ष ने। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कुंवर जपेंद्र जी, दुर्गेंद्र जी, आज हमने सबने संसद में राहुल गांधी जी को सुना। राहुल गांधी देश की एक बहुत ही प्रमुख विपक्षी दल के नेता है। उनका कहना था, इफ यू आर रिच यू कैन बाय एजुकेशन सिस्टम। ये वो अपने देश के परिपेक्ष में कह रहे हैं, बट हमारा कहना यह है कि इट वाज अ एक्चुअल फैक्ट्स इन यूपीए गवर्नमेंट एंड नाउ एवरी कल्प्रिट इज एक्सपोज्ड इन एनडीए गवर्नमेंट टाइम। तो 2014 से पहले तो यूपीए की सरकारें थी, कांग्रेस की ही सरकार थी। और हमें यह भी समझना होगा कि सिस्टम में यहाँ हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, हमारे राज्यों में कर्मचारी हैं, केंद्र के कर्मचारी हैं। तो एक कर्मचारी औसतन अपने जीवन में 30-35 साल या 38-40 साल तक सरकारी सेवा में रहता है और वो सरकार को अपनी सिस्टम में रह के वो सिस्टम का हिस्सा होता है। सरकारें आती हैं, 5-5 साल के लिए आती हैं, चली जाती हैं। इस देश में यूपीए की सरकार भी आई, इस देश में कांग्रेस ने अकेले भी राज करा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारों के समय में ये सब पर्दाफाश हो रहे हैं। ये वो सारे जो नेक्सस बना हुआ है, चाहे वो उसमें अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कहीं ना कहीं वो सब बेनकाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2014 से पहले तो इस देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी की पीड़ा बहुत ठीक थी। प्रधानमंत्री जी निरंतर 2014 के बाद से इस देश को बनाने की, इस देश को सजाने की, मुझे लगता है आप सवाल समझे नहीं। आपने दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक उन्हें बोलने नहीं दिया, उनके विचारों का गला घोट दिया विपक्ष ने। प्रधानमंत्री जी प्रोटेक्शन मांगते नजर आए। प्रधानमंत्री जी प्रोटेक्शन मांग रहे थे सदन में कि भाई हद हो गई। मैं तो खुद ही हैरान हूं कि भाई ये कौन सा विपक्ष चुनकर आ गया है जो इस देश के प्रधानमंत्री को 2.5 घंटे तक उनकी आवाज का गला घोट दे, उनके विचारों का गला घोट दे। वो पीड़ा अपनी बता रहे हैं, उनकी आवाज भर रही थी, वो बहुत दुखी थे और वो कह रहे थे कि भाई 2.5 घंटे तक विपक्ष ने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया। ये उल्टी गंगा कौन सी बह रही भाई? उनका दर्द और मर्म हम पूरे देश को समझना चाहिए।
देश के अंदर आज जिस प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्ष देश को सजाने संवारने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ी करने में और देश के भविष्य को बनाने में दिए हैं, आज विपक्ष मखौल उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये विपक्ष का काला चेहरा, हमने कहा ना 2014 से पहले भी ये सब होता था, सब हथकंडे अपनाए जाते थे, पूरी तरह से एक नेक्सस बना हुआ था। लेकिन एनडीए की सरकारों के समय में सब बेनकाब हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। तो पीड़ा ही है विपक्ष की। और आप एकजुट हो रहे हैं भ्रष्टाचारियों को ताकत देने के लिए। आप देश के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जगह आप उस भ्रष्टाचार को सींचने का काम कर रहे हैं। अभी तो आप 100 के आंकड़े से नीचे हैं, 99 भी नहीं है कांग्रेस। और अगर हम ये अकेले कांग्रेस की बात नहीं है कुंवर जपेंद्र। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। वो 234 सांसदों की ताकत है उनके साथ में, वो अकेले आप 99 पे निपटा नहीं सकते उनको। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलते हैं, वो पहले भाषण में बोल चुके हैं कि मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं, मुझे 234 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते। हमने इंडी गठबंधन की ही बात करी, आपने हमारा वक्तव्य पूरा नहीं होने दिया। तो आज अगर 234 पे आप उस परिपाटी को, जिस परिपाटी को से हटके देश को नई दिशा में ले जाने का पिछले 10 मैं ये जानना चाहता हूं जपेंद्र जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री सदन के अंदर कहते थे एक अकेला सब पर भारी, वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी आवाज को घोट दिया, आवाज का ही गला घोट दिया। ये स्थिति कैसे बदल गई? और प्रधानमंत्री खुद इस बात का संकेत, उनकी बात परोक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि भाई मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिला सदन के अंदर, मेरी ही बात चली नहीं हो पा रही। ये कैसे चलेगा भाई? इस देश के प्रधानमंत्री की आवाज ही नहीं जा पाएगी तो ये तो माहौल ही बदल गया अंदर का। जो 10 साल तक आप लोग दहाड़ते रहे संसद में, 10 साल तक आप लोग जो दहाड़ते रहे, आज जो नेता सदन प्रधानमंत्री होते हैं वो खुद कह रहे हैं कि भाई पिछले वाले सदन में तो ऐसा अलोकतांत्रिक कार्य कर दिया कि प्रधानमंत्री को 2.5 घंटे तक बिल्कुल उनकी वॉइस को अरेस्ट करके रखा। मैं ये पूछ रहा हूं दुर्गेंद्र जी, अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे तो आप कहेंगे कि फिर आप ऐतिहासिक तथ्यों का उदाहरण देने लगे। पास में नहीं, तो पीछे वाला सत्र की बात की हमने, इससे पीछे वाला बहुत। हम भी नेहरू जी के सदन को मैंने देखा भी नहीं, वहां गए, जाना भी नहीं चाहते हम तो सिर्फ एक उदाहरण देते हैं। हम उदाहरण तथ्यों के आधार पे ताकत की बात कर रहे हैं, हम ताकत की बात कर रहे हैं कि भाई इतना भी कमजोर थोड़ी आप हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते थे, ये जरा समझना चाह रहा हूं आपसे मैं। प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री है, उनके दिल में भी, उनके भी एक दिल है और वो दिल देश और देशवासियों के लिए धड़कता है। अगर उस दिल में पीड़ा होगी, देश के साथ कहीं, अब देश पे कहीं आघात आएगा तो निश्चित तौर पे उन्हें भी अपनी पीड़ा व्यक्त करने का अधिकार है। वो कोई हिटलर नहीं है या वो कोई सेनाध्यक्ष नहीं है कि यहाँ पे लोकतंत्र है और लोकतंत्र मान मर्यादाओं का सम्मान। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर नकवी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई वो कह रहे हैं कि भाई उनके अंदर भी दिल है, संवेदनाएं हैं, वो कोई हिटलर नहीं है प्रधानमंत्री जी। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बहुत दुखी थे, उनकी आवाज़ भर रही थी, गला भरा हुआ था। मैंने अभी सुनाया है, आप कहेंगे तो मैं फिर सुना दूंगा उनका बयान। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2.5 घंटे तक मेरी जो आवाज़ है उसी को अरेस्ट कर दिया विपक्ष ने, बोलने नहीं दिया या लोकतांत्रिक कार्य किया। तो ये तो अच्छी बात नहीं है डॉक्टर नकवी, विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। जी दुल्हन जी, आपका सवाल हमसे? हाँ, आपसे ही है। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनको पहली मर्तबा विपक्ष मिला है, इससे पहले इनको कभी विपक्ष मिला नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह कि हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इस संसद में अभी उनको कुल तीसरी दफा के सांसद हैं ये, उनको 2004 से 2014 तक की क्या चलता था और विपक्ष क्या कहा करता था उसकी जानकारी शायद उन्होंने ली नहीं है। उनको उसकी जानकारी ले लें अगर, तो वो जो सुषमा स्वराज जी के बयान हुआ करता था, जो अरुण जेटली जी का बयान हुआ करता था, वो बयान उनको याद आ जाएंगे और उनको पता लग जाएगा कि जब विपक्ष होता है तो सदन कैसे चलाया जाता है, कि चलने ही नहीं दिया जाता है। और जब चलने ही नहीं दिया जाता, उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये भी एक संसदीय प्रणाली का हिस्सा है कि हम जो है वो बोलने ही नहीं देंगे सरकार को ये प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल ही नहीं करने देंगे। जेटली जी का ये कहना है। तो देखिए, इन सब चीजों के बारे में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को शायद जानकारी नहीं है, एक बात। दूसरी बात,
सवाल पूछा क्या गया कि नीट के जो परीक्षा हुई है उसके विषय में आप क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो जिन लोगों को पकड़ करके बंद किया गया, क्यों पकड़ करके कह रहे 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, शिक्षा मंत्री ने कहा है 7 साल में कोई संसद लीक के नहीं अंदर हुआ। कहा और संसद के बाहर कहते हैं 7 साल में 70 लीक हुए हैं। उन्हीं का ये बयान है, दोनों बयान उन्हीं के। तो इस वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया गया। अरे प्रधानमंत्री जी, एक अकेला सब पे भारी कहने वाला व्यक्ति अगर ये कहता है बोलने नहीं दिया गया, तो विपक्ष ने अपना काम कर दिया। विपक्ष ने ये बता दिया कि नहीं, ये जनता सब पे भारी है। जनता जो है वो चुन करके लोगों को भेजेगी और सब पे भारी वो है, आप सब पे भारी नहीं है। ये जनता का बिल्कुल स्पष्ट संदेश जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए गया है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कि पिछले सालों में क्या होता था, आपको कभी याद है कि संसद में पेपर लीक होने को लेकर के इस तरह से चर्चाएं हुई हो? विपक्ष तो तब भी आप थे, बड़े कमजोर विपक्ष थे आप जो है कभी इसके पर सवाल ही नहीं उठाते थे। आप बताएं, यहां के बहुत पुराने हमारे साथी भी बैठे हुए हैं, कोई बता दे कि विपक्ष में पेपर यही हमने लीक कहा होने पर यूपीए गवर्नमेंट अब आप और हमारा कांग्रेस गला ना के दबाइए। सुनिए जपेंद्र जी, उन्होंने बहुत धैर्य से आपको सुना। सुन लीजिए, अब थोड़ा पैदा कर लीजिए, सुनने की मादा भी पैदा कर लीजिए, अच्छी बात नहीं। सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा। हिलाल नकवी बोलिए। जी, आप बताइए कभी हुई संसद में चर्चा? आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में कभी भी पेपर के लीक होने के ऊपर कोई केस दर्ज किया गया? क्या हर जगह कांग्रेस बैठी हुई थी, हर जगह यूपीए बैठी हुई थी? क्या कभी यह हुआ कि यूपीएससी जैसे इम्तिहान में एक व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट दे करके और उसका सिलेक्शन कर दिया जाए? वो भी कौन व्यक्ति जो ऑडी गाड़ी से चलता है? तो क्या गलत कहा हमारे नेता विपक्ष ने कि अगर आपके पास पैसा है तो आप आईएएस बन जाइए? पूजा खेड़कर की बात कर रहे हैं आप, पूजा खेड़कर की बात कर रहे हैं आप। देश में चली तो कभी आपने क्यों नहीं उठाया? कभी आपने क्यों नहीं हिम्मत? डरते थे क्या? जपेंद्र जी बोलने दीजिए जपेंद्र जी, मैं दूंगा वक्त आपको। क्यों नहीं लेकर के गए? क्यों नहीं हिम्मत की? जो नेक्सस बना हुआ था उस नेक्सस मत दीजिएगा। ये बना तो आप क्या है? होते आ रहे हैं। नेक्सस आप क्या बना? ठीक है जपेंद्र जी, संसद में प्रश्न। हिलाल साहब वो कह रहे हैं कि ये उसी तरीके की बात हुई जैसे यूपीए में था। ये बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग यूपीए की सरकारों में जेल गए, बहुत भ्रष्टाचार था। आप लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ गिरफ्तारियां हुई। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो गड़बड़ घाला किया था वो ये खत्म कर रहे हैं, अब उसको पर्दाफाश कर रहे हैं। हिलाल नकवी जी, उसका तरीका बड़ा अच्छा है। जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा के अंदर जो है जगह दे दी गई। जिनको इन्होंने खुद ने जिनके खिलाफ इतनी मोटी मोटी जो है वो पुस्तकें निकाली थी, आज वो जो है असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जिनको कहा था चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वो आज महाराष्ट्र के जो है वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जिनके लिए कहा गया था छगन भुजबल जी के लिए, सबके लिए कहा गया था, आज वो सब कहां हैं? तो देखिए भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका वो कह रहे हैं कि जैसे एनटीए का मसला बता रहे हैं, यूपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 2029 तक उनका कार्यकाल था। वो कह रहे हैं ऐसे लोगों को वो हटा रहे हैं, ये सिस्टम में थे, आप लोगों ने इनको सिस्टम में डाल रखा था। ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। देना चाहेंगे दुर्गेंद्र जी, हम जवाब देना चाहेंगे। यूपीएससी मैं दूंगा वक्त यूपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है, तो वो क्या हमारे नियुक्त किए हुए थे? क्या 12 साल से वो यूपीएससी के चेयरमैन बने हुए थे? और इस्तीफा तो आरबीआई के गवर्नर ने भी दे दिया, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस्तीफा तो आपके जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार है उन्होंने भी दे दिया। इस्तीफा तो जो चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है जिसकी आज तक नियुक्ति नहीं हुई है उन्होंने भी दे दिया। तो जो आप जिस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसके अंदर वो लोग लिप्त नहीं होना चाहते हैं। आज आप एक इतिहासकार को आरबीआई का गवर्नर बनाते हैं, आपके पास इतनी ज्यादा बैंकरप्सी है, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है कि आपको एक अर्थशास्त्री नहीं मिल पाता जिसको आप आरबीआई का गवर्नर बना सके। ठीक है, तो इस वजह से हर वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी है आपके यहां सिर्फ उसी को जगह है। ठीक है। एक 10 सेकेंड जपेंद्र, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। जपेंद्र जी 10 सेकेंड बोलिए।
आपने दुर्गेंद्र जी ठीक कहा कि यूपीए गवर्नमेंट के समय में जितने भ्रष्टाचारी गए, जेल गए, जितने पर्दाफाश हुए, वो सब आज तो आपकी पार्टी में है। ये कभी नहीं वो मानेंगे। सब आपकी लेकिन पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में आप एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, केंद्र का मंत्री, जिसने ये हिमाकत की है। शुक्र मनाइए इस देश में लोकतंत्र है। अगर इस देश में लोकतंत्र ना होता तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी फांसी चढ़ा दिए जाते। इस भारतवर्ष में लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र की आड़ में जो यूपीए ने और जो कांग्रेस की सरकारों ने यही इस तो देश आप को चाहते हैं। भ्रष्टाचार के आप अच्छा, यही ये चाहते हैं। बहुत बहुत विवादित बयान है कुंवर जपेंद्र आपका। आप लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं बर्दाश्त है आपको क्या? लोकतंत्र का अपहरण करना चाहते हैं आप क्या? आपको ये बहुत खल रहा है कि इस देश में लोकतंत्र है? ये कौन सी बात हुई भाई? अब आगे आप अपने उसी नैरेटिव पे, अरे आप हमने तो पहले हिटलर को याद करते और अब जो है लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। इतना भेजा इस्तेमाल आप लोगों ने किया है, आपकी हकीकत किसी बिल्कुल ने सबके नहीं सामने करा। आ चलिए गई। एक ब्रेक ले लेते हैं। आप दोनों मेहमान लगातार मेरे साथ बने रहिए। मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद मैं कुछ और मेहमानों के पास जाऊंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से लौट आए हमारे साथ इस बीच एक और मेहमान विभू पांडे, नीट के अभ्यर्थी हैं, वो भी जुड़ गए हैं। विभू, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। रुख हरकेश बहादुर सिंह की तरफ करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हरकेश जी, एक छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो आज सदन शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उनकी जो आवाज़ थी उसी का गला घोट दिया। पिछले सत्र की का उन्होंने रेफरेंस दे रहे थे। 2.5 घंटे तक एक तरह के वॉइस अरेस्ट करके रखा प्रधानमंत्री को। उन्होंने बड़ी अपनी पीड़ा, बड़ा अपना दुख व्यक्त किया। तो ये क्या कहना चाहते थे प्रधानमंत्री जी, ये मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं। और दूसरा, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन ये रिकॉर्ड पेपर लीक का ये सरकार जरूर बनाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये अमीरों के हाथ में पूरी परीक्षा प्रणाली है, पैसा दो आईएएस बन जाओ, पैसा दो डॉक्टर बन जाओ, पैसा दो इंजीनियर बन जाओ, ये आम लोगों के बस का कुछ है नहीं। हमारे आपके घर के बच्चे और गांव वाले बच्चे पढ़ नहीं सकते। वो कहने पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। हरिकेश जी, देखिए, ये जो बात अभी आप लोग कर रहे हैं, प्रोफेसर अहमद ने बहुत सारी बातें अभी कही, अब उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन वो बिल्कुल सच्चाई वाली बातें थी। उसमें किसी बात का सही जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं। जो पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्रॉड कहने वाली बात है, मैं समझता हूँ इतना स्वीपिंग रिमार्क तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इधर पेपर लीक के इतने मामले हुए हैं जो कि पहले कभी भी रिपोर्ट नहीं हुए। और ऐसा नहीं है, पहले ज़्यादा खुलापन था, व्यवस्था इतनी जकड़ी हुई नहीं थी जितनी आज जकड़ी हुई है। आज प्रधानमंत्री जी जिस अपने दर्द की बात कर रहे थे, 2.5 घंटे हमको बोलने नहीं दिया गया, या जो कुछ भी वो कुछ कह रहे हैं। मैं भी संसद में रहा हूँ। जिस तरह से पूरा का पूरा भाषण विपक्ष के नेताओं का एक्सपंज कर दिया जा रहा है, माइक बंद कर दिया जा रहा है, ये कभी नहीं होता। ये केवल डिक्टेटरशिप में होता है। इस तरह की चीजें लोकतंत्र में कभी नहीं होती है। कोई ऐसी अनपार्लियामेंट्री बात किसी ने बोल दी तो शायद 1-2 लाइन एक्सपंज हो जाती थी। यहाँ तो कई कई मिनट के भाषण ही, और रिस्पॉन्सिबल लोगों के भाषण में देखा हूँ, सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं इस समय पार्लियामेंट में हूँ नहीं, लेकिन बात से जो खबरें आती हैं उससे तो पता ही चलता है कि पूरा का पूरा भाषण कई कई मिनट का, 10-10 मिनट का, 15-15 मिनट का पूरा एक्सपंज कर दिया जा रहा है, ताकि कोई भी सच्ची बात जो अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में रहे ही नहीं, ताकि आने वाले दिनों में कभी इतिहास में लोग इसको समझे नहीं। अभी फांसी देने वाली बात जो कर रहे थे कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उनको फांसी हो जाती अगर ये सिस्टम ना होता। तो सिस्टम बदलना ही चाहते हैं, तो लाना ही चाहते हो फांसी वाला सिस्टम, केवल अपने लोगों को छोड़ करके बाकी सबको फांसी दे दी जाए। यही काम तो दुनिया के तानाशाहों ने की। इस तरह की मानसिकता इनकी जो है, और इससे पूछिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर ठीक से अभी जांच हो जाए तो फांसी किसको दी जाएगी? हेमंत बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया है?
अजीत पवार को क्यों लाए ये लोग, जब प्रधानमंत्री खुद जाकर के कुंवर बोले जपेंद्र, मैं आपको मौका दूंगा, कृपया दो चार बातें फिंगर नीचे कर लें, मैं आपको मौका दूंगा। सब हमें कहने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं केवल इनके सामने सवाल रख रहा हूं, इसको बताया ना कि अजीत पवार के ऊपर इतना भ्रष्टाचार के आरोप थे। प्राइम मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश में सिवनी में जाकर के खुद कहा था कि एनसीपी जो है सबसे भ्रष्ट पार्टी है और इसको 70,000 करोड़ रुपए का, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट बता रहा, और तुरंत 2-4 दिन के अंदर ये लोग पार्टी ज्वाइन कर लिया, सबके सब वहाँ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या क्या बना दिए गए, फाइनेंस पोर्टफोलियो तक इनको दे दिया गया। ये सब कर क्या रहे हैं, किसको फांसी देना चाहते हैं? कल अमित शाह जी ने, हरकेश जी, कल अमित शाह जी ने महाराष्ट्र में कहा कि इस देश का जो भ्रष्टाचार का तंत्र है उसके सरगना है शरद पवार। शरद पवार को फिर उन्होंने इस बात को कहा तो कोई दोनों अलग तो थे नहीं जी। इनके खिलाफ अगर कोई बात कही जाए तो लोग करते क्या हैं कि ये तुरंत उस पर मुकदमा करते हैं, डिफेमेशन सूट। और कहाँ करेंगे? आपने रांची में बोला तो आपको कोयम्बटूर में मुकदमा आप पर होगा, आपने गोरखपुर में बोला तो ये मुकदमा आपके खिलाफ कहीं अहमदाबाद में होगा, ताकि आप दौड़िए, लोगों को परेशान कीजिए, ताकि कोई कुछ बोले नहीं, और जो बोले उसको जेल में डाल दीजिए। कितने पत्रकारों को जिन्होंने सही खबरें लिखी, किस तरह से उनको जेल में डाला गया। ये सारा ह्यूमन राइट का कितना वायलेशन हुआ है, पूरे दुनिया के अंदर लोग इस बात को जानते हैं। ये जो कहते हैं ना कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, डंका यही बज रहा है कि भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। उनको वो बता दीजिए दुर्गेन्द्र जी, वो जो बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, वो मानेंगे नहीं, वो अपनी वही सारी बात करेंगे। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब बातें सही हैं, पैसे का भी बहुत खेल हो रहा है, चुनाव में इतने लीक हुए हैं, ये इलेक्शन में इतने, ये जो आपका एग्जामिनेशन इसमें इतने लीक हुए हैं, उससे लोगों में नहीं। हरकेश जी, लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा, हरकेश जी जरा एक छोटा सवाल मेरा ले लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई राहुल गांधी को बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहिए, आप पूरे तंत्र को ही फ्रॉड बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़कर निकल गए हैं, दुनिया में नौकरी कर रहे हैं, भारत के परीक्षा तंत्र के प्रति अविश्वास, ये बहुत घातक बात कह रहे हैं राहुल गांधी। लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा, तो क्या राहुल गांधी को ये कहना चाहिए? सुनिए, ये बात करने से बचिए, क्योंकि इससे देश की छवि और खराब होती है। खराब तो हैं बीजेपी वाले, ऊपर से हम लोग उसको इस तरह से इतना दूर तक जाकर के अगर बोलेंगे तो इससे देश के लिए स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसलिए ऐसी बात कहने से बचना चाहिए। लेकिन इस बात को जरूर हमें समझना चाहिए कि बहुत सारे एग्जामिनेशन, अभी देखिए यूपीएससी, ये तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन होता है जी। वहां पर अभी सोनी ने क्यों इस्तीफा दिया? उसमें पूजा खेड़कर वगैरह के मामले क्या हैं? ये जो सारा जांच चल रही है, इसमें कितने लोगों को लेकर के आईएएस कैडर में लाया गया और सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया? क्यों बनाया गया? ये सब सिस्टम क्यों लागू कर रहे हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी? वो क्या करना चाहते हैं इस देश में? वो अपनी विचारधारा के लोगों को भर करके इस देश को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं क्या? जब देश में लोकतंत्र है तो सभी विचारधाराओं के लोगों को जनता के सामने जाने दीजिए, और जनता जो ऐसी कहेगी वैसी सरकार बनेगी। और उसके बाद जो सिस्टम बना हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उनमें अगर कोई खामी हो तब उसको आप बदलिए, क्योंकि आपको सूट नहीं करता है कोई चीज, इसलिए आप उसको बदल देंगे। कोई पत्रकार अगर दिखा दे रहा है कि ये नमक और रोटी खिलाया जा रहा है बच्चों को, उसको जेल में डाला जा रहा है। वो तो बेचारे मरहूम है, पवन जायसवाल मरहूम हो गए बेचारे, अब दुनिया से चले गए, बड़ी संकट में वो उन्होंने दिन काटे हैं। विभू हमारे साथ जुड़े हैं। तनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, चूंकि विभू इतना ज्यादा हुए हैं इस सरकार के टाइम में कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, ठीक है। हरकेश जी, मैं आता हूँ, दूसरे चक्कर में आपके पास आता हूँ। तनुज दीक्षित जी, एक छोटा सा रिमार्क चाहता हूँ आपसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 4 तारीख या उससे पहले भी ये पेपर लीक हो गया था, परीक्षा 5 को हुई, और मंत्री जी कह रहे हैं कि 7 साल में कोई परीक्षा लीक नहीं हुई। ये बहुत उलझ गया है मामला। सुप्रीम कोर्ट के एक विद्वान अधिवक्ता की दृष्टिकोण से जो न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत सहुकार देता हूं कि आप इतने गंभीर मुद्दे को इस लेवल पर आप लेकर के, जिस तरीके से मैं देखता रहता हूं आप लेकर आए, बहुत बड़ी बात है। मैं जो इस विषय को आज रखना चाह रहा हूं, ये बिल्कुल निश्चित रूप से सिर्फ छात्रों के हित में और उनके पक्ष की बात मैं करने वाला हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या, बहुत 2 शब्दों में अगर हम समझे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब दलीलें चल रही थी तो बात ये आई कि जब एनटीए ने ये कहा है कि परीक्षा, देखिए पेपर लीक और
हुआ है ये सभी जानते हैं, लेकिन लीक और जो सुप्रीम कोर्ट का मानना है ब्रीच हुआ है। तो ब्रीच और लीकेज के बीच का ये सारा डिस्कशन है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ मुद्दा ये है कि एनटीए के जो पक्षकार है, उन्होंने ये कहा है एनटीए की तरफ से कि जो पेपर है वो 5 तारीख को सुबह ही, मतलब कुछ समय पहले छात्रों को जवाब बता दिए गए हैं और उन्होंने जाकर के एग्जाम दी है। वहीं जो है जिन्होंने दलील लगाई है उनका यह कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, 4 तारीख को ही पेपर आउट हो चुके थे, इस हिसाब से तो पेपर लीक ही हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ में जो एक गंभीर विषय यहाँ चर्चा का बनता है वो ये है कि एक छात्र के द्वारा ये बताया गया कि क्वेश्चन नंबर 19 जो नीट यूजी एग्जाम का था, उसके अंदर जो जवाब देने की, उत्तर देने की जो उनके पास ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस के अंदर दो सही जवाब 2 ऑप्शंस के अंदर थे। तो छात्र ये कंफ्यूज हो गए जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चली, क्योंकि आज काफी लंबी दलीलें चली हैं कोर्ट के अंदर, और जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चली कि एक सवाल के 2 सही जवाब वो दोनों ऑप्शंस में आ गए, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा है आईआईटी दिल्ली को कि कमिटी बनाए आज ही और कल सुबह 12 बजे तक उसकी रिपोर्ट पेश की जाए कि ये दोनों जवाब में से सही जवाब कौन से हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को समझे कि अगर जवाब जिन बच्चों ने दिया है कि भाई वो सही है, तो ऐसे में मार्क्स जिनके आए हैं वो प्लस होंगे और मार्किंग्स में चेंजेस होंगे। वहीं जिन बच्चों ने इस डर से जवाब नहीं दिया कि हमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, तो ऐसे में वो जो जवाब नहीं दे पाए हैं, इससे उनके मार्क्स पीछे हो गए। 4 मार्क्स का फर्क आएगा, मतलब जिसके 711 बनते हैं वो 715 जाएंगे, इस तरीके से काफी फर्क हो सकता है। तो देखिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन मुझे आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उससे लगता है कि जो पेपर कैंसिलेशन, एग्जामिनेशन रद्द की जो डिमांड थी छात्रों के द्वारा, पक्षों के द्वारा, वो मुझे लगता है बहुत ही नगण्य चांसेस हो गए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो दलीलों को सुना और जिस तरीके से, अभी मुझे लगता है, अभी एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, आज शिक्षा मंत्री का भी बयान अभी हमने चैनल के माध्यम से देखा, जिनमें उन्होंने बताया पिछले 7 सालों में कभी भी पेपर लीक जैसा मामला नहीं हुआ है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए 2018 में सीबीएसई के एग्जाम्स लीक हुए थे, तो इस एग्जाम्स लीक होने के बाद में सीबीआई ने रजिस्टर्ड एफआईआर करी थी 2021 में एनटीए के ऊपर, 2022 में और अब 2024 में। सीबीआई इस समय 16 में नीट री एग्जाम हो चुका है लीक के चक्कर में। नहीं, इवन आपको मैं बता दूं, AIPMT सन 2015 में पेपर लीक का मामला हुआ, 2014 में CPMT के पेपर लीक का मामला हुआ। देखिए देश में 6 मामले सन 2014 से गंभीर, इसके अलावा 65 ऐसी छोटी बड़ी परीक्षाएं 19 राज्यों की पेपर लीक के मामले इस देश में हुए हैं। ये निश्चित रूप से सिर्फ छात्रों के भविष्य, आने वाले भविष्य के ऊपर चिंता करने का बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ हमें ये भी एक मंथन करने की, क्योंकि आज एक विषय में हम बैठे हैं, तो मंथन करने की आवश्यकता ये भी है कि जिस तरीके से नीट यूजी का मामला है, सीकर के कोई सेंटर से सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग निकली है, वहीं राजस्थान के भरतपुर से, मतलब सीकर भी राजस्थान में आता है, वहीं भरतपुर से 2 मेजर गिरफ्तारियां हुई है। क्या ये मामला पटना तक सीमित है? क्या ये मामला, देखिए, और मैं पूरे देश में, दीक्षित जी, पूरे देश में गिरफ्तारियां हुई हैं। अब ये तो हठ धर्मिता ही है कि हम मान लें कि नहीं भाई साहब, अब ये हम मानने को हम तैयारी नहीं हैं। विभू पांडे नीट अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े। विभू पांडे, अब तक जो सदन में आपने देखा, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई इनका दोष, उनका दोष, इनका दोष, वो दोषी, खुद पर वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और बहुत खम ठोक कर वो कह रहे हैं कि 7 साल में कोई परीक्षा लीक ही नहीं हुई। तो एक अभ्यर्थी होने के नाते जो कोर्ट से लेके, सड़क से लेके संसद तक जो विपक्ष ने आवाज़ उठाई नीट अभ्यर्थियों की, और जो कुछ प्रोसीडिंग चल रही है, जैसा अभी विद्वान अधिवक्ता ने इस बात को कहा कि बहुत कम उम्मीद है कि री एग्जाम हो, इन सब को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है पांडे? तो जी सर, इसमें मेरा कुछ ऐसे कहना है कि जितनी पॉलिटिकल डिबेट इस मुद्दे पर अब हो रही है, काश इतनी ही डिबेट एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ साल पहले हुई होती तो आज ये नहीं हुआ होता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेयर एजुकेशन में इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इतने ज्यादा पेपर लीक, और इतनी ज्यादा, अभी आप देखिए कि सीयूईटी का एग्जाम भी, जो कि एनटीए कंडक्ट कराती है, उसकी डेट काफी पहले आई थी रिजल्ट की, और रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। और हम लोगों का तो क्या, हम लोगों को तो अभी स्ट्रेटजी बनानी थी कि पेपर अगर लीक हुआ है, री एग्जाम होगा, तो स्ट्रेटजी उसकी अलग रहती है,
और अगर हमको 1 साल बाद में पेपर देना है तो उसकी स्ट्रेटजी अलग रहती है। अभी हम लोग इस प्रॉब्लम में है कि क्या करें, कौन सी स्ट्रेटजी माने। और जहां तक लग रहा है अगर नीट री एग्जाम नहीं हुआ तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है अब, क्योंकि काफी टाइम निकल चुका है, अब कुछ ही महीने बचे हैं, अब मई में जैसा कि होता है, तो इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। ठीक बात है। ये जो शिक्षा मंत्री जी करें, कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, आप लोग बेवजह से हल्ला मचाए हुए हैं इतने दिनों से। नहीं सर, पेपर तो लीक हुआ है, बट ये नहीं पता कि कितना वास्ट लीक हुआ है। इसीलिए जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है बस वो इतना जानना चाहती है कि कितना वास्ट है। अगर छोटे लेवल पे पेपर लीक हुआ है तो फिर सेंटर्स डिसाइड किए जाएंगे कि कहाँ कितना सेंटर्स में किसमें कितना हुआ है, तो वहाँ की एग्जाम हुए होंगे, क्योंकि 26 लाख बच्चों का सवाल है, इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराना भी एक आसान बात नहीं रहेगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। एनटीए को लेकर आप लोगों के मन में क्या छवि है एनटीए को लेकर? सर, एजेंसी की छवि अगर आप पूछे तो वो तो बहुत ही अभी खराब हो गई है, क्योंकि नीट, फिर यूजीसी नेट और उसके बाद सीयूईटी का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। और सर जो हमारे सेंटर्स थे उनमें भी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, जैसे कि ना वाटर बॉटल्स की व्यवस्था थी वहां पे, ना वहां पे किसी ने लगता जाके देखा भी था कि वो सेंटर्स कैसे थे। वहां पे चेयर्स भी टूटी हुई थी, कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि कुछ सफिशिएंट जगह ही नहीं मिली बैठने के लिए, क्योंकि वहां की चेयर्स टूटी हुई थी ना। ये भी कहा गया कि जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी एग्जाम के समय वो बदल गए थे, दूसरे लोगों ने ड्यूटी की, इस तरह की भी शिकायतें आई। लेकिन सर ये मुझे नहीं पता है, बट मैंने जितना देखा है मेरे सेंटर में भी ऐसा हुआ था कि कई जगह सीटें जो थी वो पर्टिकुलर वे में नहीं बैठी। एक नीट अभ्यर्थी के नाते अब आप क्या चाहते हैं? क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट से, संसद से आप क्या भरोसा आश्वासन चाहते हैं? मेरा अंतिम सवाल है आपसे। सर, मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं बस इतना चाहता हूं कि एक क्लियरिफिकेशन मिल जाए इसके ऊपर कि क्या हुआ है, एक हमको क्लैरिटी मिल जाए कि हमको आगे करना क्या है। ये जो बीच में फंसा हुआ मुद्दा है ये ना रहे बस। ठीक है, ठीक है। कुंवर जपेंद्र, मैं एक छोटी बात और बताना चाहता हूं कि 10 साल मोदी सरकार के होने के बाद में देखिए, जबकि उनके सरकार शासनकाल में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में 65 छोटी बड़ी एग्जाम्स के 19 राज्यों में पेपर लीक जैसे मामले हुए, उसके बावजूद जो है द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जो है वो इसी साल, मतलब तीसरी बार जब एनडीए की सरकार गठित हुई उसके बाद आया। तो ये मुझे लगता है छात्रों के साथ एक अच्छा और इतना बड़ा कानून अगर आप लेकर के आए हैं जिसके अंतर्गत पेपर लीक करने वालों के ऊपर 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, उसके बावजूद अगर आप आरोपियों को ठीक से आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे और समय पर अगर उनके साथ छात्रों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो इस कानून का भी क्या मतलब रहेगा? मतलब ये बहुत चिंतनीय विषय है। अगर एक्ट आप मजबूती से लेकर आए हैं तो ठीक है। जवाब दीजिए भाई कुंवर जपेंद्र। एक छात्र का सवाल है कि भाई इतने एग्जाम अगर गड़बड़ सड़बड़ होंगे तो आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं? केवल चुनाव लड़ा रहे हैं घूम घूम कर इस देश में पार्टी को, कि अपना विभाग भी देख रहे हैं भाई? और दीक्षित जी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि 65 छोटे बड़े एग्जाम हुए, अभी आप जो NDA 3 में आप लेकर आए हैं कानून, और उसमें भी अभी आप हिलावाली कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं कि फला दोषी है, तो आप क्या खाक कार्रवाई करेंगे? क्या वो एक्ट, वो कानून जो है वो क्या किन पर अप्लाई कर लेंगे भाई? शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं सारे लोग दोषी हैं मुझे छोड़कर। इस देश में नकल विरोधी कानून के ऊपर कभी बात ही नहीं, सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं। और जैसा भी इस सारी चर्चा में निकल के आया तो ये तो सब खेल पहले से चल ही रहा था, लेकिन इस पे ना किसी सरकार का ध्यान गया, पर्दाफाश होना तो बहुत दूर की बात है। अब अगर एनडीए गवर्नमेंट का इन मुद्दों पे ध्यान गया तो इसीलिए वो कानून भी आया, और उस कानून को अभी हम ये मान रहे हैं। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर नकवी, मैं आ रहा हूँ, इनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास बहुत जल्दी, बोलिए। ध्यान गया जैसे इन्होंने पकड़ा, मतलब कुछ तो लाज शर्म होती है, आदमी कुछ तो शर्म। हिलाल अहमद जी, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा ना। जपेंद्र बोलिए, कंप्लीट करिए। कुंवर जपेंद्र, अब मेरे पास 1 मिनट है, जल्दी से बोलिए, कंप्लीट। एनडीए गवर्नमेंट बिल्कुल इस देश के अंदर, इस देश के युवा और इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ का पर्दाफाश कर रही है, उन चेहरों को बेनकाब कर रही है। एक सख्त कानून आप लोग पहले भूमिका अपनी तय कर लीजिए। आप सरकार हैं, आप एजेंसी हैं, आप विपक्ष हैं, मुझे लगता है कंफ्यूज हैं आप।
अरे आप अपनी भूमिका तय कर लीजिए भाई। आप इस डिबेट का, हमने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि भाई आप ये देखिए 2010 के बाद से निरंतर ऐसी चीजें हो रही हैं जो जनहित की, कानून लाए जा रहे हैं। ये खेल तो देश में पहले भी होता था। कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, जो 30-30, 35-35 साल एक कुर्सी पर बैठते हैं, तो निश्चित तौर पे फिर आप कहेंगे कि ये राजनीतिक बात आपने कह दी। तो इन कांग्रेस ने तो सींचा है ना इस सिस्टम को, यूपीए ने तो सींचा है ना इस सिस्टम को। डॉक्टर नकवी बताइए भाई, ये आप वाले भर्ती वाले ही चल रहे हैं अभी अभी इनके वाले नहीं है, जो फ्रॉड कर रहे हैं वो आप ही वाले हैं। बताइए। ठीक है जपेंद्र, ओके बोलिए डॉक्टर नकवी जी। आप एक मतलब फिर से बोलेंगे, हम सुन नहीं पाए। मेरा सवाल ये है कि ये कह रहे हैं भैया 30-35 साल जो लोग नौकरी करते हैं, तो भर्ती आप लोगों ने किया और दुष्परिणाम ये मोदी जी की सरकार झेल रही है। भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को भर्ती आपने किया, ये कह रहे हैं वो भी आप ही का जिम्मा है। आपने अच्छे भर्ती किए होते तो ये सब लीक नहीं होता। जी दुर्गेंद्र जी, ये बहुत सीरियस इशू है। हम इसे ऐसी हंसी में नहीं उड़ा सकते। नहीं, अरे आप पूरे दमखम के साथ उठाइए, आप दमखम के साथ उठाइए, बहुत सीरियस इशू है, मैं मान रहा हूं भाई। अब ठीक है, एक लफ्ज नहीं बोला, अब आपकी बात आ गई ना। अब बहुत सीरियस इशू है भाई नकवी साहब, ये बहुत सीरियस इशू है, बताइए इनको जवाब दीजिए। जी अब देखिए ना, एनटीए जो बनाया गया है वो जो है वो तो यूपीए की सरकार के टाइम पे बनाया गया है, और सारे पेपर जो लीक हो रहे हैं वो इसी के आने के बाद से हो रहे हैं, और इसके जितने भी अधिकारी हैं वो हैंड पिक्ड हैं। एक बात। दूसरा ये है कि यूपीएससी के जरिए ये जो लैटरल एंट्री करा रहे हैं, ये भी तो यूपीए ने कराया ना। ये सारे जो लैटरल एंट्री कराई है ना, ये जो आपके विचार के लोगों को उसके अंदर लेकर के आया गया है, ये जो सारे के सारे आईएएस ऑफिसर जो हैं बिना प्रतियोगिता के लिए जा रहे हैं, सिर्फ उनका ये देखा जा रहा है उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर आरएसएस का बैकग्राउंड है तो आईएएस बन जाओ, तो ये उसका परिणाम है। ये जो अखंड भ्रष्टाचार से लोगों को आप लेकर अब मानिए, अब रुक जाइए, अब कुंवर जपेंद्र बोलने दीजिए, अब सारा कुछ आप ही नहीं बोलने, रुकिए। ये जो अखंड भ्रष्टाचार के साथ आप लोगों को लेकर के आ रहे हैं, ये उसका परिणाम है। ये इस बात का परिणाम है कि जितने भी वाइस चांसलर आपने नियुक्त किए हैं, जो कि आरएसएस से पढ़ करके आए हैं और आरएसएस की विद्या सीख करके आए हैं, आज वही सारी जगह बैठे हुए, ये उसका परिणाम है। ये इस बात का परिणाम है कि जो आपने योग्य लोगों को उनको जाति और धर्म के नाम के ऊपर एनएफए कर देते हैं, नॉट एनएफएस कर देते हैं, नॉट फिट फॉर सिलेक्शन करते हैं, ये उसका परिणाम है। ये कौन कर रहा है? और ये सवाल हमने नहीं उठाया है, ये आपकी ही जो मंत्री है उन्होंने उठाया है कि ये जितने भी ये जिस तरह से नॉन फिट सूटेबल करके आप जो लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सीट जो है वो ओबीसी की है या एससी की है। मैं दूंगा उनको कंप्लीट कर दिए। नकवी जी कंप्लीट करिए प्लीज जी। जनता पार्टी जिसके बनाए हुए पुल जो है वो 10 साल ना चल पा रहे हो, रोज गिर रहे हो, जिसकी चलाई हुई गाड़ियां रोजाना लड़ रही हो, जहां पर रोजाना बाढ़ आ जाती हो इतना सा पानी बरसने में, तो ये भ्रष्टाचार अब उबल रहा है। ठीक है प्रोफेसर नकवी, ठीक है 10 सेकंड में दूंगा आपको जपेंद्र जी, क्योंकि मुझे 20 सेकंड अभी हरकेश जी को भी देने। बोलिए जल्दी से। पार्टी को बार उसका परिणाम जब आपके द्वारा सीचित सिस्टम को बेनकाब होता है, तब आप बार बार आरएसएस बीच में ले आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप लोगों के जो मन में और जहन में जो जहर भरा हुआ है ना, और आरएसएस की विचारधारा, क्या करेंगे आप? फांसी पे चढ़ाएंगे? संविधान में परिवर्तन, संविधान को समाप्त नहीं। एक खबर और, एक जानकारी और आई कि भाई अब जो पहले रोक लगी थी कि अधिकारी संघ की शाखाओं में नहीं जा पाएंगे, अब उस रोक को हटा लिया गया है। अब अधिकारी बाकायदे शाखाओं में जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। कि दिल और दिमाग में जहर में जो जहर भरा हुआ है, अगर आरएसएस की विचारधारा के लोग अगर हर सिस्टम में बैठे हुए होते तो आज इस देश का पिछले गिर गए होते, 5 वर्षों में जो आपने पुल गिर गए होते, कोई इम्तिहान ना हो पाता। ठीक है। अब दोनों मेहमानों से मेरा निवेदन है कि आप लोग शांत हो जाएं। हरकेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी कि भाई ये तो अलग तरीके का मामला है, ये तो सब बड़ा गंभीर विषय कह के इन्होंने उठाया है कि ये सब पुराने लोग हैं, अभी भी सब वही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एनटीए में भी घुस गए, पेपर लीक भी करे डाले हैं और यूपीएससी में भी घुस गए हैं।
गंभीर मामला तो बहुत है, लेकिन इन लोगों से बात करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कोई बात मानेंगे ही नहीं। सारी गड़बड़ी की जड़ में यही लोग हैं, पूरे सिस्टम को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। प्रोफेसर हिलाल ने सारी बातें कह दी हैं। अब हम आपको बहुत कम आप समय दे रहे हैं, तो मैं वो क्या बातें कहूँगा। जितनी बातें उन्होंने कहा, एक का भी जवाब इनके पास नहीं है। केवल ये दूसरों की निंदा करना, उनकी बुराई बताना, सबको बताना हम बहुत अच्छे हैं, बाकी सब खराब हैं, और सारी गड़बड़ी यही लोग कर रहे हैं। सारी गड़बड़ी इस समय यही लोग कर रहे हैं। उसका कोई जवाब इनके पास नहीं, उसका डिफेंस भी नहीं है। केवल पर्दाफाश कर रहे हैं। पुराने लोगों के आप बारे में लोगों ला के करके सीखे बताना। हुए मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। जड़ से हरकेश जी आपके बीच में नहीं बोलते। कुंवर जपेंद्र प्लीज डिबेट की मर्यादा बना के रखिए। गलत बात, वो आपके बीच में नहीं बोलते ना। संविधान जो बचा हुआ है उसको भी समाप्त करने पर सुनिए ना, सुनने की ताकत रखिए भाई। कोई समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है हरकेश जी। मैं तनु दीक्षित के पास जाऊंगा। तनु दीक्षित, आप तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना रहे हैं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो जो यूपीए वालों ने भर्ती किया था एनटीए में भी घुस गए, और बड़ा सीरियस मसला है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं बहुत गंभीर मसला है, इसको हंसी मत उड़ाइए। वो एनटीए में भी घुस गए हैं, यूपीएससी में भी घुस गए हैं, वही लोग सब गड़बड़ी कर रहे हैं। तनु दीक्षित। दुर्गेन जी, मैं एक चीज कहूंगा कि मुझे देखिए राजनीति का ये नहीं पता परिक्षेप में क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जरूर एक चीज जानता हूं कि जब कभी भी छात्रों का अहित होगा तो इस देश का भविष्य खतरे में आएगा। चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि यूपी की सरकार में पेपर लीक नहीं हुए, पहले भी हुए हैं, और एनडीए की सरकार में भी हो रहे हैं। इसका मतलब हमें उन माफियाओं की जड़ को खत्म करने पे ज्यादा ध्यान देना होगा, जो इस तरीके के छात्रों के भविष्य के साथ किसी ना किसी शासन के साथ मिलकर के खिलवाड़ करते हैं। और ऐसी अगर एग्जाम्स जो इतनी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, चाहे एनडीए हो, यूपीएससी हो, आईबीपीपी हो, चाहे एसएसबी हो, जो सभी इस देश की प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, अगर इन किसी भी संस्था में इस तरह की धांधलियां हो रही है तो कोई भी सरकार हो, उसका निश्चित रूप से उसकी जड़ तक पहुंचना होगा, और जड़ से ये जो कीड़े हैं जो इसको खराब कर रहे हैं, इन जड़ों को, उन आने वाले पौधों को जो वृक्ष बनेंगे और देश में फल फूल देंगे, इन सभी को मतलब पूर्ण रूप से। ठीक है, विभू पांडे से एक छोटा सा टिप्पणी। विभू, क्या आपको उम्मीद है जो तनु दीक्षित कह रहे हैं, क्या ऐसा होता दिखेगा आपको? आपको उम्मीद है क्या? जी सर, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, जहां तक है वो छात्रों के हित में ही होगा। और इसके आगे सर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एक बार दोबारा से जो एनटीए पूरी एजेंसी है, इसके अंदर कौन कौन लोग हैं और वो कहां कहां से लाए गए हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, ये जरूर चेक होनी चाहिए। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो देश के और हमारे हित में ही होगा। बहुत शुक्रिया विभू पांडे, बहुत शुक्रिया कुंवर जपेंद्र, प्रोफेसर नकवी, हरकेश बहादुर जी, तनु दीक्षित, कुंवर जपेंद्र सिंह, और बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना स्नेह और प्यार लुटाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वास्तव में जड़ों में चोट कीजिए। मेरा तेरा यूपीए ने घुसा दिया, एनडीए ने घुसा दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी ने कहा कि डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन जरूर होना चाहिए लोकसभा में, और पक्ष और विपक्ष मिलकर एक ऐसा कठोर रास्ता निकालें, एक ऐसा कठोर व्यवस्था करें जिससे एक तो पेपर लीक ना हो, और जो छात्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनका कम से कम भरोसा सिस्टम पर, संसद पर, नेता पर, एजेंसियों पर दोबारा कायम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।